सूरजमुखी के खेतों और कच्ची सड़कों के बीच बसा था झांवी गांव। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ जिंदगी बैलगाड़ी की रफ्तार से चलती थी। गांव वाले सीधे साधे थे, जिनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता था। जमीन और आसमान की भाषा समझते थे। वे मौसम के हर बदलाव को महसूस कर लेते थे और उसी के अनुसार अपनी खेती बाड़ी करते थे। फिर भी झांवी की हवा में फुसफुसाहट और राज घुले रहते थे। हर घर में कोई न कोई कहानी छुपी होती थी, जो केवल फुसफुसाहटों में ही सुनाई देती थी। इन फुसफुसाहटों के बीच खड़ा था मालती देवी का एक भव्य घर। यह घर गांव का सबसे बड़ा और सबसे पुराना था, जो उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। मालती देवी एक ऐसी औरत जिसका रुतबा था, लोग उनकी इज्जत करते थे। उनकी उपस्थिति ही लोगों को अनुशासन में रखती थी। कुछ लोग तो डरते भी थे। उनकी आंखों में मालती देवी का खौफ साफ झलकता था। एक विधवा औरत जिसने अपने दोनों बेटों राजू और रवि को अकेले पाला था। उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। घर की वो बेताज बादशाह थी। उनकी बात कानून थी। उनके हर फैसले को परिवार के सभी सदस्य मानते थे। उनके बेटे अपनी पत्नियों मीना और सीता के साथ उन्हीं के साथ रहते थे। ये परिवार एक छत के नीचे एकजुट था, लेकिन हर सदस्य की अपनी अलग कहानी थी। उनकी बात के आगे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ बोल पाए। मालती देवी का आदेश ही अंतिम होता था। मालती देवी घर पर लोहे का राज चलाती थी। उनकी सख्ती और अनुशासन के कारण घर में सब कुछ व्यवस्थित रहता था। उनका गुस्सा सब जानते थे। जब भी वह गुस्से में होती, पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता था। बड़ा बेटा राजू एक शांत आदमी था। वह अपनी माँ के आदेशों का पालन करता और कभी भी उनसे बहस नहीं करता था। दिन रात खेतों में काम करता, सर उठाकर बात नहीं करता था। उसकी मेहनत और समर्पण गांव में मशहूर थे। उसकी पत्नी सीता एक सीधी साधी औरत थी। वह अपने पति की तरह ही शांत और समर्पित थी। बिना कुछ कहे अपना काम करती रहती, नजरें हमेशा नीची। उसकी सादगी और विनम्रता सबको प्रभावित करती थी। छोटा बेटा रवि अलग था। वह अपनी माँ की तरह ही तेज तर्रार और आत्मविश्वासी था। माँ पे गया था, गुस्सा उसी की तरह। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मालती देवी की आंखों में थी। उसका सपना था गांव छोड़कर शहर में अपनी पहचान बनाना। वह अपने भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखता था। उसकी पत्नी मीना एक खूबसूरत औरत, जिंदा दिल और हंसमुख। उसकी हंसी से घर में रौनक रहती थी। अक्सर मालती देवी से उसकी अनबन हो जाती। उसके नए ख्याल मालती देवी के पुराने ख्यालों से मेल नहीं खाते थे। तूफान आने वाला था। यह टकराव घर में एक बड़े बदलाव की आहट थी। गांव वालों को क्या पता था कि एक ऐसा कांड होने वाला है जो उनकी जिंदगी की नींव हिला देगा। यह घटना गांव के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाली थी। हवा में चमेली और बारिश की खुशबू घुली हुई थी। शादियों का मौसम था। गांव के हर कोने में उत्सव का माहौल था। हर कोई खुशियों में डूबा हुआ था। गांव में हर तरफ उत्साह था। लोग अपने घरों को सजाने में लगे थे और बाजारों में रौनक थी। मीना, जिसे हर मौके पर खुशियां मनाना पसंद था, एक नई साड़ी की चाहत लिए हुए थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जब उसने उस रेशमी साड़ी को देखा। एक रेशमी साड़ी, आसमान के रंग जैसी। उसकी नरमाहट और चमक ने मीना का दिल जीत लिया था। उसने रवि से कहा था। रवि, जो मीना की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था, इस बार असमंजस में था। रवि अपनी पत्नी की ख्वाहिश और अपनी माँ की नाराजगी के बीच फंस गया, झिझक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो रेशम की कीमत जानता था और जानता था कि यह खर्चा उनके बजट से बाहर था और अपनी माँ के फिजूल खर्ची पर विचार भी। मालती देवी घर का खर्चा लोहे की तरह संभालती थी। मालती देवी घर का खर्चा लोहे की तरह संभालती थी। हर रुपये का हिसाब था। फिजूल खर्ची पसंद नहीं थी। हर रुपये का हिसाब था। फिजूल खर्ची पसंद नहीं थी। उनके लिए हर खर्च का एक मकसद होना चाहिए था। हिम्मत करके रवि अपनी माँ के पास गया। उसने धीरे से अपनी माँ से बात की। मीना को एक नई साड़ी चाहिए। उसकी आंखों में एक चमक थी जब उसने उस साड़ी को देखा। आने वाली शादी के लिए। यह शादी उनके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। परिवार की इज्जत का सवाल है। यह शादी उनके समाज में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती थी। उनके माझी। मालती देवी का जवाब तीखा और साफ था। उसने रवि को साफ शब्दों में मना कर दिया। रेशम अमीरों के लिए होता है रवि। हमें पेट पालने हैं, खेत संभालने हैं।
हमें पेट पालने हैं, खेत संभालने हैं। हमारे पास ऐसी शौक पूरा करने का समय और पैसा नहीं है। ऐसी शौक पूरा करने का समय नहीं है। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। रवि सर झुकाकर वहां से चला गया। उसे पता था कि माँ से बहस करना बेकार है। वो जानता था कि माँ से बहस करना ठीक नहीं। उसने मन ही मन यह स्वीकार कर लिया। मीना के चेहरे पर निराशा छा गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे उम्मीद थी, सपना देखा था। उसने उस साड़ी को पहनने का सपना देखा था, लेकिन मालती देवी की बात ही आखिरी थी। उनके घर में उनकी बात ही मानी जाती थी, या उन्हें ऐसा ही लगता था। मालती देवी का फैसला अंतिम था और कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता था। घर में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। हर कोई एक अजीब सी बेचैनी में था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। तूफान से पहले की शांत हवाओं की तरह गांव में एक अजीब सी शांति थी, जो किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही थी। मीना दुखी और गुस्से में सीता से अपने दिल की बात कही। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। तेरी सास हमें नौकर समझती है, परिवार नहीं। वो हमें कभी अपना नहीं मानेगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी। सीता, हमेशा की तरह एक आज्ञाकारी बहू, उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसने मीना को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। वो बूढ़ी हो गई है मीना, उनके तरीके पुराने हैं। हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सीता भी अपने अंदर बढ़ती बेचैनी को नकार नहीं सकती थी। उसे भी लग रहा था कि कुछ तो गलत है। उसी शाम एक अजनबी झांवी आया। उसकी उपस्थिति ने सबको चौंका दिया। उसका नाम रामू था और वो खुद को मालती देवी के पति के दूर का रिश्तेदार बता रहा था। उसने बताया कि वो यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकेगा। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था, एक अच्छी मुस्कान और आंखें जिनमें हजारों कहानियां छुपी हुई लगती थीं। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था। मालती देवी शुरू में तो चौंकी, लेकिन फिर उसे अपने घर में बुलाया। उसने सोचा कि शायद ये उसके अकेलेपन का अंत हो, शायद विधवा होने का अकेलापन था, या अपने पति के अतीत से जुड़ी खबरें। उसे लगा कि रामू के आने से उसके जीवन में कुछ नया होगा। कारण जो भी हो, रामू उनके घर का हिस्सा बन गया। उसने परिवार के हर सदस्य के साथ घुल मिलकर रहना शुरू कर दिया। वो राजू का खेतों में हाथ बंटाता। उसकी मेहनत और लगन ने सबका दिल जीत लिया। औरतों को शहर की कहानियां सुनाता। उसकी कहानियों में एक अलग ही जादू था, जो सबको मंत्रमुग्ध कर देता। यहाँ तक कि उसने चुप रहने वाली मालती देवी को भी अपना बना लिया। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मालती देवी को बहुत भाती थी, लेकिन रामू के आकर्षक व्यक्तित्व के पीछे एक काला सच छुपा था। उसकी मुस्कान के पीछे एक रहस्य था, एक ऐसा सच जो जल्द ही सामने आने वाला था। वो सच जो सबकी जिंदगी बदल देगा। रात अभी नहीं ही थी कि एक चीख सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी, एक रूह कंपाने वाली चीख जिसने सुनने वालों की रूह तक हिला दी। ये मीना की आवाज थी। रवि सबसे पहले उनके कमरे में पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि मीना मालती देवी के मृत शरीर के पास खड़ी है। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं, हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। मालती देवी जमीन पर पड़ी थी। उनकी आंखें खुली हुई छत को घूर रही थीं। उनके आसपास खून फैला हुआ था, जिससे जमीन एक भयानक लाल रंग में रंग गई थी। मालती देवी की मौत की खबर झांवी में आग की तरह फैल गई। फुसफुसाहट धीमी आवाज में बातचीत में बदल गई। अटकलें तेज हो गईं। ऐसा घिनौना काम किसने किया होगा? गांव वाले, जो ग्रामीण जीवन की धीमी गति के आदी थे, हैरान और उत्सुक दोनों थे। पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर शर्मा, जो अपने तेज दिमाग और अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे, पास के शहर से आए। जांच शुरू हुई। सबूत इकट्ठा किए गए। The investigation began. Evidence was collected and analyzed. ये परिवार बिखर रहा है मीना। मुझे पता है रवि, लेकिन हमें मजबूत रहना होगा। जो कुछ हुआ उससे परिवार बिखर गया। मैं सोचने पर मजबूर हूँ। क्या हमें जो कुछ भी बताया गया था वो सब झूठ था? क्या होगा अगर इसमें कुछ और भी है जो हम नहीं जानते? मीना के मन में शक पैदा होने लगते हैं, जिससे उसकी वो सच्चाई कटघरे में खड़ी हो जाती है जिस पर वो कभी यकीन करती थी। उसके सवाल सच्चाई को उजागर करने की यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक बात तुम्हें सबको बतानी है। मैंने इसे बहुत दिनों तक छुपा कर रखा है, लेकिन अब तुम्हें सच जानने का हक है।
रामू का खुलासा परिवार को हिला देता है। सालों से दबे राजा सामने आते हैं। छुपा हुआ सच खुलने लगता है, जिससे सब कुछ बदल जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस सब को पीछे छोड़ पाएंगे। क्या हम सचमुच आगे बढ़ सकते हैं? ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए। हमें माफ करने का रास्ता खोजना होगा, तभी हम सचमुच ठीक हो सकते हैं और प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रायश्चित और माफी का रास्ता मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन परिवार पुराने जख्मों को भरने की दिशा में पहला कदम बढ़ाता है। तो अब हम कहां जाएं? हम जिंदगी की शुरुआत कैसे करें? हम छोटी शुरुआत करते हैं, एक एक कदम उठाते हुए। साथ मिलकर हम इस मुश्किल समय से निकल सकते हैं। हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही मायने रखता है। जब तक हम एकजुट हैं, हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ नया, कुछ बेहतर बनाने का मौका है। हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे परिवार अपनी टूटी हुई जिंदगी को समेटता है, उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। साथ मिलकर वे संभावनाओं से भरे भविष्य की ओर देखते हैं, फिर से जिंदगी की शुरुआत करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार।